रविंदर, ये संस्था के बारे में हमने अब तक अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दी कि ये बनी किस लिए थी, मकसद क्या था। इसको बोलते हैं जी पोस्टल ऑर्डर। ये 11 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है जो ये सारी जानकारी लोगों के हाथ में ला के रख सकता है। तो ये आप ये लगा दो, ये आपका पोस्टल ऑर्डर है। सरकार जो इन महकमों ने काम नहीं किया उसके लिए आपने क्या किया। जैसे पिछली बार प्रिया गढ़ी की वीडियो में दिखाया गया था कि भाई नक्शे हैं, दुनिया चांद तक पहुंच रही है, भारत सरकार चंद्रयान की बात कर रहा है, और अब आप लोग अभी भी अपने लाल डोरे को नहीं समझ रहे, अपनी ग्राम सभा को नहीं समझ रहे। ये जमीनें इन लोगों से ही खरीद के या फिर इनको डरा के भय की राजनीति में इनको फंसा कर इनसे खरीद ली जा रही है, और अच्छे विकास करने के लिए जगह ही नहीं बची। लोगों ने इस कदर कच्ची कॉलोनियां काट दी हैं, मेट्रो लाइन साथ में जा रही है और अन्य सुविधा भी नहीं पहुंच पाई। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस the Pradhan did not follow relevant act rule guidelines issued by the government of Delhi time to time while issuing the पट्टा certificate and LR 37। रविंदर, ये संस्था के बारे में हमने अब तक अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दी कि ये बनी किस लिए थी, मकसद क्या था। लोगों का पिछड़ापन दूर करना था जो जनजाति अनुजाति दिल्ली में हैं। अब वो चाहे गाँव में रहती हों, कच्ची कॉलोनियों में रहती हों, कहीं भी रहती हों, देश से बाहर आके देश के अन्य राज्यों से दिल्ली में आकर रह रहे हैं, सब बराबर हैं। यानी उनका पिछड़ापन और दिल्ली के गांव के मूल निवासियों का पिछड़ापन जो उन जातियों से हैं, सरकार ने सबके लिए एक पैमाना तय कर दिया है। अब वो चाहे बवाना हो, कंजावला हो, नजफगढ़ हो या दिल्ली का कोई भी ऐसा कोना जहाँ पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि वो गाँव के हैं या फिर बाहर से आके अपना गाँव छोड़ के दिल्ली में आके रह रहे हैं, सब एक बराबर हैं। सबका पिछड़ापन एक तरह से दूर होगा। 1983 से ये संस्था बनी हुई है। इन्होंने अपने अपने सरकार के क्या कहते हैं महकमों के माध्यम से तय कर दिया कि हम कितना पैसा उन लोगों को दे सकते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ कंपोजिट लोन 1 लाख रुपए का छोटे व्यापार के लिए। फिर ऐसी एक बड़ी स्कीम जो कि 5 लाख तक है। सबसे अच्छी बात, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भैया कमर्शियल व्हीकल भी इन जातियों को दिया जा सकता था, 3 पहिए का वाला कोई वाहन भी दिया जा सकता था। अगर किसी के पास हुनर नहीं है तो उसको हुनर भी सिखाया जा सकता था। उनको वर्क शेड यानी जो हम वेंडिंग की जगह बोलते हैं वो भी दी जा सकती थी। उनको मोबाइल पीसीओ, भाई आजकल तो हर सबके पास मोबाइल है, लेकिन 83 से अगर मान के चलें सबके पास फ़ोन तक नहीं होते थे, लोगों को पीसीओ जाना पड़ता था। तो ऐसी सुविधा भी मिल सकती थी लोगों को ताकि वो अपने पिछड़ेपन को दूर कर लेते। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं, जिन गाँव में आप खुद गए, उन लोगों से आप मिले हैं, उन्होंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया कि हमें तो बस ये बोल दिया कि जो नहीं आप गारंटर लेके आओ या वो लेके आओ तब आपको लोन मिलेगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले ये था कि 3 गारंटीर चाहिए जो कि सरकारी महकमे में हों। मैं मानता हूँ हाँ ये सच्चाई रही होगी उस समय लोगों की, क्योंकि सरकारी महकमे जो लोग काम करते हैं वो किस कारण वे लोगों पर विश्वास करके पिछड़ी जातियों से जो लोग आते हैं उनकी मदद करते। लेकिन इस क्लॉज को इन्होंने हटा दिया, जो कि यहीं लिखा हुआ है इस महकमे ने अपनी वेबसाइट पर कि पहले तो आपको 3 लोगों की वो चाहिए थी, क्या कहते हैं गारंटीर, अब नहीं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा जूम इन कीजिए प्लीज़। यहाँ लिखा हुआ है कि जो पहले 3 थे वो तो नहीं, लेकिन इसको हटाने के बाद सरकार ने कह दिया कि हमने एक मोबाइल बूथ या फिर कोई भी अन्य सुविधा देने के लिए भी प्रावधान किया कि भैया ये लोग 20,000 तक की भी कोई सुविधा हासिल कर सकें। अंदर 2001 का सेंसस है जिस ये बता रहा है कि भैया शेड्यूल कास्ट यानी वो पिछड़ी जातियों के लोग दिल्ली में टोटल कितने हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 23 लाख के आसपास की टोटल सरकार ने बोला थे। इसमें से महिला कितनी है सब लिखा हुआ है। अब ये आपके सामने आंकड़ा है कि 21 लाख से ज़्यादा तो शहर में रह रहे हैं और गांव में रह रहे थे 1,88,378 लोग दिल्ली के सारे गांव में जो पिछड़ी जातियों से थे 2001 में। अब उनका पिछड़ापन कितना सरकार ने दूर किया ये हम अगली बार देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 2001 की ये जानकारी है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि 2011 में सरकार ने बोला कि वो जो 21 लाख थे वो तो हो गए 27 लाख, लेकिन जो हमारे गांव में लोग थे 1,88,000 उसमें से 1,07,000 लोग कहाँ हैं किसी को नहीं पता। 82,000 लोग रह गए हैं जो पिछड़ी जातियों के हैं। अब उन 1 लाख लोगों में से सामान्य ज्ञान के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत से लोग शायद दिल्ली छोड़ के और कई राज्यों में चले हुए होंगे। लेकिन कितने लोगों का पिछड़ापन सरकार ने हटाया इसकी जानकारी तो सरकार को अपने जैसे उन्होंने अचीवमेंट बताया कि भाई हमने अचीव किया है, हमने ये सुविधा ये योजना बनाई, कितने लोगों तक इसकी क्या कहते हैं हम कि भैया कितने लोगों का आपने पिछड़ापन दूर किया ये तो बताओ। वो 1 लाख लोगों में से कितने 10,000 थे, 1,000 थे, 2,000 थे। इसकी जानकारी हासिल करने के लिए बड़ा ही सामान्य सा काम है। ये आपके सामने स्क्रीन पे आपके इसको बोलते हैं जी पोस्टल ऑर्डर। ये 11 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है जो ये सारी जानकारी लोगों के हाथ में ला के रख सकता है। तो ये आप ये लगा दो, ये आपका पोस्टल ऑर्डर है। सरकार ने, भारत सरकार ने आज से 11-12 साल 2005 में ये RTI
जन सूचना के माध्यम से सरकार से सवाल पूछ के जानकारी हासिल करने का नियम बनाया था। लोग इसी नियम का फायदा उठा के बहुत सी जानकारी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में आज भी लोग कहते हैं ना वहां पे कुछ लाया नहीं गया, कोई योजना हम तक पहुंची नहीं है। अगेन मैं इसलिए कहूंगा कि भैया आधा सच है, क्योंकि आप लोगों ने क्या प्रयास किया इस जानकारी को हासिल करने के लिए? आप लोगों ने क्यों नहीं प्रयास किया? आपके लिए ही सब योजना बनी थी। धनराशि जो आज एफडी में जमा है वो आप लोगों के लिए खर्च होनी चाहिए थी। वीडियो के माध्यम से कुतुबगढ़ से लेके जौनटी, झीमरपुरा, हर गांव के लोग बोल रहे हैं कि हमें सुविधा नहीं मिली। आप कह रहे हो सुविधा नहीं मिली, आपका पिछड़ापन दूर नहीं हुआ, तो ये पैसा बैंक में कैसे चला गया? ये पैसा आप लोगों पे खर्च होना चाहिए था, यही प्रावधान था। जब वो पैसा खर्च नहीं हुआ, आपका पिछड़ापन दूर नहीं हुआ, तो ये सवाल आप अपने जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, इस सरकार के महकमे के जो बाबू हैं, इनका नंबर भी यही पहुंच जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप पूछिए ना, आप सवाल नहीं उठाएंगे। अब आप कहते हो जी दिल्ली में हम गांव में रहते हैं, हमारे कोई प्रधान नहीं है। देखो प्रधान जब उस समय में थे, जानकारी का अभाव था, शिक्षा नहीं थी, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि सिर्फ आपके साथ, आपके अलावा जो और जातियां, उन लोगों ने आपका शोषण किया। जो इन महकमों ने काम नहीं किया उसके लिए आपने क्या किया? अगर दिल्ली के गांव में अन्य जातियों ने आपका शोषण किया है, इन लोगों ने क्या किया आपके साथ? आपका विश्वास, आपका भरोसा अगर बाकी जातियों ने खो दिया है, क्या इन लोगों पर अब भी विश्वास कर रहे हो आप? क्योंकि समस्या तो सबकी एक है, लेकिन आप दोषी मानते हो जो आपके पास निकट रहता है कि ये था, इसने हमको, इसकी वजह से हम लोग दुखी हैं। इन लोगों के लिए आपने क्या किया? अब भी समय है, लोगों को महसूस कर लेना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि लूट हुई तो सिर्फ 2 लोगों की हुई है, 10 लोगों की हुई। सोची समझी एक साजिश के तहत आपके लिए जो योजनाएं आती हैं, जो पैसा आप लोगों के लिए भारत सरकार या दिल्ली सरकार निश्चित रूप से तय करती है, वो भी खर्च नहीं गया तक। तो उम्मीद करते हैं आगे एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा, जैसे पिछली बार पीरागढ़ी की वीडियो में दिखाया गया था कि भाई नक्शे हैं, दुनिया चांद तक पहुंच रही है, भारत सरकार चंद्रयान की बात कर रहा है, और अब आप लोग अभी भी अपने लाल डोरे को नहीं समझ रहे, अपनी ग्राम सभा को नहीं समझ रहे, अपने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो आपको जमीनें दी गई हैं, आप उन्हें नहीं समझना चाहते। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक ऐसा उदाहरण लोगों के सामने लाके दूं, गांव का, गांव स्तर का, ताकि लोग समझ सके ग्राम सभा क्या होती है, 20 सूत्री कार्यक्रम क्या होते हैं, कैसे उनकी लूटें हो रही हैं। आपके सामने नसीरपुर गांव, ये पालम के पास पड़ता है। मैंने जानबूझ के इस गांव को चुना क्योंकि इसका नक्शा इस तरीके का है कि ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम की जमीनें दी गई थी, ग्राम सभा की जमीन, हल्के नीले रंग की, वो लाल डोरा और ये खेतों की जमीन, आबादी, कृषि भूमि, ग्राम सभा। 1970 का दशक मान लेते हैं, 80 का दशक, पानी, सिंचाई का पानी नहीं था, ये जमीनें वेस्टलैंड थी, यानी यहाँ पे खेती अच्छी नहीं होती थी। ये जमीनें बांटी गई थी उन 20 सूत्रीकरण कार्यक्रम के तहत। अगली स्लाइड में हम देखेंगे आज के दौरान ये आपके सामने है, शहर बस गया है, ये द्वारका थोड़ा बहुत बस गया, और ये कच्ची कॉलोनी कटी पड़ी सब। तो ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जमीनें दी गई थी, इस पर कच्ची कॉलोनी कैसे कट गई? अगर एक कच्ची कॉलोनी कट गई तो फिर आज के समय ये बोलना कि हमें मालिकाना हक नहीं मिला, कौन मालिक, किसका मालिक, कौन सी जमीन, सब तो आप लोगों ने एक तरह से उसका दुरुपयोग कर लिया। तो सच्चाई ये भी है, एक चेहरा जिसपे कोई प्रकाश डालने को राजी नहीं है। सिर्फ नसीरपुर नहीं है, दिल्ली के ऐसे बहुत से गांव हैं जिन जमीनों को, जिन लोगों को ये जमीनें दी गई थी, उनसे व्यापारियों ने खरीद ली या फिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने खरीद ली, या वो एक ऐसी लूट की व्यवस्था थी जिससे लोगों से उनको जमीन छीन ली, उसका मालिकाना तो चलो तभी खत्म हो गया, जबकि प्रावधान ये था कि इस जमीन को आप बेच नहीं सकते। तो ये जमीनें बेची कैसे? जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे। यही पूरे दिल्ली के जितने भी गांव में आप जाएंगे, कहीं भी जो जमीनें मिली थी, यही हर जगह हुआ है। ये एक बड़े पैमाने पे हम दिखा सकते थे कि देखो कितनी बड़ी लूट हुई है आपके सामने। तो उस लूट में आप भी शामिल थे। अगली आपके सामने समझ में नहीं आ रहा शहर कौन सा है, गांव कौन सा है, कच्ची कॉलोनी क्या है, क्या जगह कहाँ पर है। एक रकबा तो मैं आपको बता सकता हूँ नसीरपुर का है। ये थोड़ी बहुत जमीन जो बची हुई है, जहाँ नर्सरियाँ भरी पड़ी हैं, ये भी लाल डोरे से लगती जमीनें थी, वेस्टलैंड थी, जो इस गांव के भूमिहीन परिवारों को दी गई। लेकिन सरकार ने शोषण शुरू कर दिया और ये जमीनें इन लोगों से ही खरीद के या फिर इनको डरा के, भय की राजनीति में इनको फंसा कर इनसे खरीद ली जा रही है, और एक तरह से लूट हो रही है लोगों की, क्योंकि लूट के ऊपर आवाज उठाने को राजी नहीं है। शहर अच्छा खासा बन चुका है और यहाँ पे नरक जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। ये वही नक्शे हैं जो बनाए गए थे आपको दिखाने के लिए कि गूगल जो आपके फोन में अवेलेबल है, आपके पास स्मार्टफोन है, सब जानकारी आप तक पहुंचा सकता है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे, ये मास्टर प्लान था। मास्टर प्लान ने वही सब किया कि भी पीले रंग में हम शहर बसाएंगे, ये हरित पट्टी छोड़ देंगे, सड़कें जाएंगी। लेकिन सच्चाई दिखाता हूँ आपको, अगली स्लाइड में आप देखेंगे। सरकार ने मान लिया है कि भैया यहाँ शहर नहीं बस सकता। क्यों? क्योंकि ये जो लाल रंग की धाराएं देख रही हैं, ये लाइनें दिखा रही, लकीरें दिखा रखी है कि ये तो कच्ची कॉलोनी है। जिस गांव में वैसे ही कच्ची कॉलोनी कट गई तो वहां का लाल डोरे का मालिकाना हक आप क्या तय करें, जब वहां पता नहीं चल रहा लाल डोरा कहाँ पे या कच्ची कॉलोनी कहाँ खत्म होती है, कहाँ शुरू होती है। अच्छे विकास करने के लिए जगह ही नहीं बची। लोगों ने इस कदर कच्ची कॉलोनियां काट दी हैं, मेट्रो लाइन साथ में जा रही है और अन्य सुविधा भी नहीं पहुंच पाई।
हरित पट्टी भी नाम मात्र बची हुई है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि यही हुआ है। यहाँ पे सरकार ने पहले से कबूल लिया था कि ये सागरपुर है, नसीरपुर, पालम। कच्ची कॉलोनी तो आज से 20 साल पहले भी कट रही थी, 25 साल पहले भी कट रही थी, तब भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और जो ये चुनाव से पहले लोग सड़कों पे आ जाते हैं, आपके माध्यम से दिख सकता है साफ कि रुकने को ये कच्ची कॉलोनी यहाँ भी रोकी जा सकती थी, लेकिन नहीं, पूरा एक साम्राज्य तय हुआ है जिसमें हम सब जानते हैं कि कच्ची कॉलोनियाँ दिल्ली में जो 1990 के दशक में 700 थी, आज 1800 के लगभग है। और उन कच्ची कॉलोनियों में जो बाहर से लोग आके रह रहे हैं, वो आज कौन कौन से पदों पे हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं, और जो मूल ग्रामीण हैं, जो हम जौनटी, कुतुबगढ़ या अन्य गांव के माध्यम से उन लोगों से बात करके उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो लोग इन सरकारी महकमों से और जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से फायदा उठाना चाहते हैं वो तो उठा रहे हैं। आपके सामने लाल लकीर आपके सामने है, कच्ची कॉलोनी ही कट चुकी है हर गाँव में। इससे अगली स्लाइड में हम देख लेंगे कि सरकार ने मान लिया है, यहाँ पे वो गैस की लाइन दे दी और बाकी को छोड़ दिया। कच्ची कॉलोनी वैसे काट रखी है, आपने क्या सुविधा देंगे आपको? तो जब आप उस रडार से ही बाहर हो गए। और ये आखिरी में मैं एक उदाहरण देना चाहता था, बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण है ये, जो क्योंकि देखिए मैं जब इन तथ्यों की तलाश में था कि भाई पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अलावा जो आज ग्राम सभा की बातें उठ रही हैं, ये पालम गांव की ग्राम सभा पे सवाल उठाया गया है विधानसभा में कि भैया पालम गांव की ग्राम सभा कैसी है, कहाँ पर है, क्या उसके खसरे नंबर हैं, उसकी मौजूदा हालत क्या है? उसका जवाब है, खसरा नंबर भी मेंशन्ड है 33/17/2, 33/9/2। और अब नीचे जाके देखेंगे अगले पेज पे कि सरकार ये 1994 का, 1962 का, 1982 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जब इस गांव को शहरीकृत किया गया, उस समय इस गांव सभा की जमीनों को भारत सरकार के अधीन लाया गया था। जो आज बात चल रही है कि ग्राम सभा बचानी है, जब 1982 में सारी ग्राम सभा, चाहे वो पालम गांव हो या फिर अन्य गांव का नाम भी यहाँ दिया हुआ है, अब नीचे देखेंगे कि इन गांव का नाम है, ये आपके सामने पालम, डाबड़ी, सागरपुर, सहूपुरा, बिंदापुर, हेरी, आंबरहेरी, शाहबाद, मोहम्मदपुर, भरतल, पोचेपुर, दुलसिरास, मिर्जापुर, नसीरपुर, बागडोला, मटियाला, ककरोला, तोगनपुर, नवादा, बामनोली। और ये गांव हो रहा है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम, और थोड़ा स्लाइड को इधर घुमाएंगे तो दिख जाएगा, इसका नाम बिजवासन। इन गाँव की ग्राम सभा 1982 से लोगों को ये साफ साफ कर दिया था गाँव को कि भैया इसकी देखरेख भारत सरकार करेगी। लेकिन आज हम अच्छी तरह जानते हैं इन गाँव की ग्राम सभा पे एक बड़े पैमाने पे कच्ची कॉलोनियाँ काबिज हैं। क्यों बनी, कैसे बनी, ये उन लोगों के लिए सवाल है जो आज ग्राम सभा बचाना चाहते हैं। इससे अगली स्लाइड में देखेंगे हम, ये मेरे को जो इस ग्राम सभा का कब्जा कार्रवाई हुई, यानी दिल्ली सरकार ने इसकी कब्जा कार्रवाई करके डीडीए को दे दी, पालम गाँव के खसरा बाई खसरा, जो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई हमने तो ये काफ़ी समय पहले डीडीए को दे दी थी। लेकिन आज इस ग्राम सभा को बचाने के लिए ना कोई आवाज़ है, ना लोग पालम गांव से या फिर आसपास के गांव से सामने आ रहे हैं। जब इन गांव की ग्राम सभा नहीं बच रही तो हम दिल्ली के जो बाकी गांव हैं जो हरित पट्टी में हैं या फिर अन्य क्षेत्रों में, बवाना, कंजावला, नजूगढ़ में हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट यानी जो पहले से चाल चलन है, जो पहले से चला आ रहा है, वही सब आगे चलता आ रहा है कि भैया जैसे ही गाँव को शहरीकृत घोषित किया, सरकार ये तहसीलदार का साइन है, जिस व्यक्ति ने इसका कब्जा डीडीए को दिया दिल्ली सरकार से, उसका साइन है, बाकायदा इंसान का नाम लिखा हुआ है, मिस्टर भारद्वाज। यहाँ पर इनका नाम लिखा है कप्तान भारद्वाज, 3 तारीख अक्टूबर 2003। और यहाँ पे भी आपके सामने है, व्यक्ति का नाम है वेद प्रकाश, टेकन ओवर, यानी ये डीडीए से थे, वो दिल्ली सरकार से थे। थोड़ा नीचे जाएंगे हम, अब बवाना की बात करते हैं, ये थोड़ी जानकारी है। बात हो रही थी ना कि मैंने महसूस किया कि देखो अब सरकार ने तो हमको एक स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि भैया ये तो गांव के पिछड़े लोग हैं और दिल्ली में जो अन्य राज्यों से आए वो पिछड़े लोग हैं। इलेक्शन का जो दफ्तर है उसके हम अगर इलेक्टोरल रोल को देख लें, बवाना विधानसभा में पंजाब खोर गांव से लेके और गन्ने गांव, जटखोर हो गया, कुतुबगढ़ हो गया, नांगल, बाजितपुर, जो भी गांव हैं, 50-52 गांव यहाँ पे हैं, 1 से लेके 348 संख्या में वो आते हैं इलेक्टोरल रोल। इसमें गांव भी हैं, उनके पाने जो होते हैं वो हैं, और एक बड़े पैमाने पे कच्ची कॉलोनियों के नाम आ रहे हैं। अब आप खुद महसूस करो, एक विधानसभा का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, विधानसभा बवाना, यहाँ पे जो पिछड़ेपन में लोग हैं ग्रामीण और जो कच्ची कॉलोनियों में हैं, सरकार क्या वो योजना बनाएगी, कैसे धन को लोगों तक पहुँचाएगी ताकि लोगों का पिछड़ापन दूर हो। जो व्यक्ति बाहर से आया उसको सरकार ने विधानसभा के माध्यम से प्लॉट भी दे दिए, बहुत सी सुविधा भी दे दी, और जो गांव का गरीब है उसके लिए तो सरकार ने कोई सुविधा तक पहुंचाई नहीं है। और आंकड़े क्या दिखाए कि वो 1,88,000 से 88,000 हो गए, वो 21 लाख से 27,000 हो गए, जबकि असली आंकड़ा एक मूल ग्रामीण होने के नाते जो हमें पूछना चाहिए सरकार से जवाबदेही कि पंजाब खोर, आपके पास पंजाब खोर की जानकारी है कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं
वो कौन सी जाति से आते हैं, जटखोर है, ऐसे ही कुतुबगढ़ है। तो क्यों ना हम सरकार से जवाबदेही इस प्रकार मांगे कि गांव स्तर पे कितने मूल निवासी पिछड़ी जातियों से हैं, यह आंकड़ा आप हमारे सामने रखिए। आपने इन लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या किया, और फिर आप हमें ये बताइए कि पूरे विधानसभा में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक जो मूल निवासी, आप उन्हीं के लिए कुछ नहीं कर रहे, उनके संसाधन को लेके उन्हीं के द्वारा धन आप तक पहुंच रहा है, उनकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आप किस प्रकार पिछड़ापन को दूर करेंगे, जब आपने योजनाएं ऐसे बनाई हैं कि सब एक सर पे आपने ले लिए, और आप 21 लाख से 27 लाख लोग हो गए, 1,88,000 से आपने 28,000 लोग छोड़ दिए। मैं दिखाना चाहूंगा कि जब हमने बात कर ली भूमिहीनों के लिए सुविधाएं और योजनाएं, दूसरा था 20 सूत्री कार्यक्रम की जमीनें, इसका सच क्या है, इसका झूठ क्या है, और इसका जो सरकारी पैमाना है, यानी किस अधिकारी ने क्या फैसला कब लिया और आज की मौजूदा हालात क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। रविंदर श्री शरद कुमार, दिल्ली के एक विधायक, जिन्होंने सवाल पूछा था विधानसभा में, क्या यह सत्य है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के ग्रामवासियों को रिहायशी प्लाट और कृषि भूमि आवंटित की गई थी? क्या यह भी सत्य है कि इनमें से बहुत से आवंटियों को अभी तक भूमि का प्लाट नहीं मिला है? क्या यह भी सत्य है कि जिन ग्रामवासियों को भूमि या प्लॉट आवंटित किए गए थे उन्हें अभी तक इनका मालिकाना हक नहीं मिला है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उन सभी ग्रामवासियों को भूमि व प्लाट और उनका मालिकाना हक देने हेतु क्या कदम उठाए रहे हैं? यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जाएगी? उप मुख्यमंत्री ने कहा था, अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्रस्तुत है। दिल्ली के कुछ गांव में, सब में नहीं दिए गए थे, 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत रिहायशी प्लॉट व कृषि भूमि दी गई थी। ये सरकार आम आदमी की सरकार है, जो 1 दशक पहले काबिज हुई है। इन्होंने ये सवाल जवाब विधानसभा में उठाया और इसके जवाब इस प्रकार दिए हैं कि इस संबंध में दिल्ली सरकार समय समय पर दिशा निर्देश और आदेश जारी किए हैं। ये जवाब आ रहा है इनके पास, इनसे पहले जो भी इनको तथ्य मिले कि रिहायशी जमीनों के आवंटन के बारे में अंतिम निर्देश 2011 की प्रति संलग्न है और प्रत्येक मामले की जांच की जाएगी, जैसा कि आवंटन के बारे में क्या तरीका अपनाया गया, मूल दस्तावेज की उपलब्धता, उपयुक्त दिशा निर्देश, न्यायालयों के निर्देश इत्यादि। इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले पिछले रिकॉर्ड्स व दस्तावेजों की जांच के सत्यापन की आवश्यक, इसलिए इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। यानी दिल्ली सरकार, जो आज जनता की चुनी हुई सरकार है, वो ये हलफनामा दे रही है कि हमसे पहले जिन सरकारों ने ये आवंटन किए या फिर कोर्टों में जो केस चल रहे हैं, इस नीति के तहत जो मालिकाना नहीं दिया गया और जमीनें आवंटित की, जब तक सब कुछ रिकॉर्ड्स दस्तावेज की जांच नहीं हो सकती। जांच किस चीज की करनी है यह भी बताना जरूरी था। खेतों की जमीनों के मालिकाना हक के बारे में दिल्ली के गांव के मंत्री का फैसला 2012 में लिया गया था, जिसमें आपके सामने है उपराज्यपाल महोदय द्वारा राष्ट्रपति महोदय को भेजा जा चुका है। यानी इस मालिकाना को देने की जो प्रक्रिया है वो उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दी है, जिसका निर्णय केंद्र सरकार से आना बाकी है। यानी इतने साल बीत चुके हैं, केंद्र सरकार द्वारा निर्णय आने के बाद इसको यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा। तो इस मुद्दे की 20 सूत्री कार्यक्रम की राजनीति की सच्चाई ये है कि इसका मालिकाना हक देने की प्रक्रिया राष्ट्रपति और भारत सरकार तय करेगी। दिल्ली सरकार ने ये देना था क्या नहीं देना, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बार बार विधानसभा में सत्र में सवाल पूछे जाते हैं और इन्हीं चीजों को बार बार पेश किया जाता है कि हम देखेंगे, हमने हिंदी में देख लिया और इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, लैंड अलॉटेड अंडर 20 प्रोग्राम विधानसभा क्वेश्चन नंबर दिस। हाँ, पंचायत ने ये स्कीम के माध्यम से गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ये जमीनें दी गई थी। अंग्रेजी में ये लिख दिया, द सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी आर टू बी डन बाय द प्रधान ऑफ द कंसर्न विलेज एज पर द स्कीम। पंचायत ने गांव सभा लैंड प्रपोज की थी अलॉटमेंट के लिए, जो लोगों को जरूरत थी उन्हें देने के लिए। लिस्ट बनाई जाती, जमीन आइडेंटिफाई की जाती और ये जमीनें दी जाती एज पर सेक्शन 178/2 दिल्ली पंचायत रूल। उस अप्रूवल के बाद डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत को देनी थी। हर बार दिल्ली सरकार ये बात को दोहरा रही है कि हाँ भाई, ये जमीनें दी गई, 1982 का फाइल नंबर है, 67 का फाइल नंबर है और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जमीनें दी गई। एलजी ने भी इसके ऊपर एक निर्देश बता दिए, 2011 की तारीख में जो ऑर्डर तय किया था उसकी कॉपी भी है हमारे पास। और इसमें ये लिखा हुआ है, रिगार्डिंग इशू ऑफ भूमिदारी राइट्स, जो 74 सेक्शन के तहत दिए जाने थे, अप्रूवल एंड इंडिकेटिंग टाइप्स ऑफ एप्लीकेंट, जो प्रक्रिया थी
पटवारी ने किसको जमीन देनी थी, किसको नहीं देनी थी, सब जानकारी सरकार ने तय कर रखी थी। लेकिन उसके बाद उपराज्यपाल ने अपना डिसीजन राष्ट्रपति को भेज दिया है, उसका इंतजार किया जा रहा है। जब तक वो डिसीजन हमें मतलब यानी जो फैसला राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति और जो भारत सरकार है वो तय नहीं करेगी, तब तक लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया सकता। और ये सब तो सरकार ने बता दिया, दिल्ली सरकार ने। इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, थोड़ा ऊपर करेंगे हम स्लाइड पे, यहां लिखा हुआ है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द प्रधान डिड नॉट फॉलो रेलिवेंट एक्ट रूल गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली टाइम टू टाइम व्हाइल इशूइंग द पट्टा सर्टिफिकेट एंड LR 37 recipients to the बेनिफिशरीज। जो इन जमीनों को जिन लोगों को दिया जाना था, हम नीचे करेंगे, देखेंगे एक बार, नीचे करिए स्लाइड को, जूमिंग कीजिए, अब यहां रुक जाइए। बेनिफिशरीज को दिए जानी थी, अप्रूवल लिया जाना था, एंड इन द एब्सेंस ऑफ अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द फिजिकल पोजीशन ऑफ लैंड आल्सो नॉट गिवन इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस। यानी सरकार ये कह रही है, देखिए हमें डाउट है, मतलब हमें शंका है कि जो प्रधानों ने वो जमीनें बांटी, क्या वो सही लोगों को दी गई। हमें इस बात पे शंका थी, इसलिए जो उस वक्त अधिकारी थे उन्होंने क्या फैसले लिए, जमीनें मौके पे जाके देखा कि नहीं कि फिजिकल पोजीशन ऑफ लैंड दिया गया कि नहीं दिया। और एक सरकार अपने इन दस्तावेजों को खत्म किस प्रकार कर रही है कि कुछ केसों में, इन सम ऑफ द केसेस व्हिच हैव बीन वेरी लो परसेंटेज वेयर, इसको जूम इन कर दीजिए, छोटा कर दीजिए ताकि लोग पढ़ सकें, अब ऐसे ही रहने दीजिए इसको, where proper approvals was granted by the competent authority for distribution of land under 21 program, the physical possession of land has been given to the beneficiary। बहुत कम लोगों को ये मालिकाना हक दिया जा चुका है, अब उनको दे दिया, इनको नहीं दिया, क्या कारण थे, ये तो सिर्फ दस्तावेज ही बता सकते हैं। जो अधिकारी ये कागज जनता में पब्लिक रिकॉर्ड के माध्यम से जाहिर कर रहा है, वो BDO हेडक्वार्टर नाम का व्यक्ति है, जो राजस्व विभाग में कार्यरत महकमे में अफसर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हेडक्वार्टर। अब संक्षेप में अगर इस मुद्दे को समझा जाए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार ने लोगों को मालिकाना हक नहीं दी, वो दे दी। बड़े पैमाने पे सरकार खुद कह रही है कि आपके प्रधानों ने किन लोगों को जमीनें दी हमें नहीं पता, हमने उसकी तथ्य हमने उसकी जानकारी हासिल नहीं की, इसलिए जमीनों की मालिकाना नहीं दी। हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं, उपराज्यपाल ने फाइल देश के राष्ट्रपति को और भारत सरकार को दे दी है, जब तक वो तय नहीं करेंगे तब तक हमें ये मालिकाना नहीं दिया जाएगा। तो अब दिल्ली के उन गांव के भूमिहीन परिवार जो आज भी कोर्टों में चक्कर काट रहे हैं, चाहे वो SDM का कोर्ट हो, DC का कोर्ट हो, ADM का हो, फाइनेंशियल कमिश्नर का हो, डिविजनल कमिश्नर का हो, या मुख्य सचिव दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, वहां पर वे लोग चिट्ठियां भेजते हैं या LD को चिट्ठियां भेजते हैं। सच्चाई ये है कि ये मुद्दा भारत के राष्ट्रपति को भेजा जा चुका है। भारत सरकार, राष्ट्रपति ये तय करेंगे कि दिल्ली के गांव में जो भूमिहीन परिवार हैं उन लोगों को मालिकाना हक देना है कि नहीं। और ये प्रक्रिया आज की नहीं है कि 2023 की बात है, कई बरस बीत चुके हैं। सच्चाई यही है कि ये फैसला इन दो पद के अधिकारियों को लेना था, यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरह राष्ट्रपति और भारत सरकार, उनको तय करना था। लेकिन दिल्ली सरकार जो बार बार ये घोषणा कर रही है कि हमने मालिकाना हक दे दिया है, भाई आपने मालिकाना हक कैसे दे दिया? जब आपने सर्कल रेट बढ़ाए थे वो LG ने वापस कर दिए। आपने मालिकाना हक दिया था, उसे देने की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यानी जो उस पद का अधिकारी जो ये अथॉरिटी रखता है कि वो देना है कि नहीं देना, वो दिल्ली सरकार नहीं है, वो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, वो राष्ट्रपति और भारत सरकार है। यानी दिल्ली का जो चुनाव नुमाइंदा है जो भारत सरकार ने भेजा है, उपराज्यपाल, वो भी इस मालिकाना हक को लोगों को नहीं दे सकता। तो यानी दिल्ली के गांव में जहां पंचायतें नहीं है और किसान और अन्य भूमिहीन परिवारों से लोग आते हैं, अब वो आपस में तय करें इस जानकारी के अभाव में जो उन्होंने फैसले लिए और इस जानकारी को जानने के बाद वो क्या फैसले लेते हैं। ये साफ करेगा कि वाकई में लोग इच्छुक हैं कि नहीं, और वाकई में लोग प्रयास करना चाहते हैं नहीं। क्योंकि आप प्रयास नहीं कर रहे, आपने ये सोचा कि ये व्यक्ति मेरी लड़ाई लड़ रहा है, यानी आप दूसरे कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। कब तक? आज आपकी वीडियो जो स्मार्टफोन के जरिए सिर्फ ये बड़े बुजुर्ग नहीं, महिलाएं, घर की बच्चे, बूढ़े भी देख सकते हैं, युवा भी देख सकते हैं, उनको भी समझ आ जाना चाहिए कि जागरूक समाज ही सक्षम समाज हो सकता है। आप जागरूक ही नहीं थे तो आप सक्षम कैसे बनते? पैसा आपके लिए सरकार ने इकट्ठा किया था, उसका प्रावधान किया था कि ऐसे देना है, आप लोगों ने अपनी भागीदारी नहीं निभाई। आपके जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को आपकी सहायता करनी थी, उसने भी नहीं की। कागज ये दिखाते हैं। आखिरी में जो एक ये राजनीति में मुद्दे बना दिए जाते हैं, मुद्दे की सच्चाई आपके सामने ले दी गई है कि भाई जो ये जमीन है उसका मालिकाना किसको देना है, क्या उसका घेराव हो रहा है, क्या उसके पास ये सवाल लेके आपके चुने हुए नुमाइंदे या आपके ब्याह पे, यानी आपके एवज में कोई व्यक्ति उनसे बात कर रहा है,
अगर वो बात ही उन लोगों के अधिकारियों से नहीं कर रहा, वो किसी और से कर रहा है, तो सफलता कैसे मिलेगी? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं पिछली वीडियो के साथ आपके माध्यम से जो लोग जुड़े वो अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने कटाक्ष, अपने आलोचनाएं हम तक पहुंचाएं, ताकि हम भी इस बात को महसूस कर सकें कि वाकई में लोग जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, कोई उनके सवाल उनके मन में जाग रहे हैं कि नहीं। अगर वो इच्छा रखते हैं कि इन नीतियों के लिए वो प्रयास करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी ये जो 5 लाख का लोन या 2 लाख का या 20,000 की जो छोटी धनराशि है, जिससे वो रोजगार खुद ना कर सके, कम से कम 2 लोगों के रोजगार पैदा तो कर सकते हैं। देखिए, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, भाई 18 से 30 उम्र की व्यक्ति जो काम कर सकता है वो 40 साल का उम्र का व्यक्ति तो नहीं करेगा, और जो 50-60 की उम्र का व्यक्ति है वो भी नहीं करेगा। यानी अब इस पिछड़ेपन को अपने दूर करने के लिए जो युवा है, महिलाएं हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि अगर आप जागरूक हो चुके हो जानकारी के माध्यम से, तो ये तय करो कि आपको चाहिए क्या, आपको करना क्या है। इसके प्रावधान सरकार ने किए हैं, धनराशि तय कर रखी है, सब जानकारियां उपलब्ध हैं। इसका फायदा आप कैसे उठाना चाहते हैं, आपके जनप्रति आपकी मदद कर रहे हैं कि नहीं? अगर वो नहीं कर रहे तो क्यों ना गांव स्तर पे आप उस सहकारिता का जन्म दीजिए कि गांव स्तर पे हम अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। सरकार ने लाखों लोगों की बात कर ली, पिछड़ापन क्या दूर किया, नहीं गया, तथ्य आपके सामने है। जमीनों का मालिकाना आपको अपने प्रयास से मिलेगा या फिर लोगों को घेराव करने से मिलेगा, यह आपको तय करना है। आशा रखते हैं आपको ये जानकारी एक तरह से संपूर्ण रूप से समझ में आई होगी, और कहीं ना कहीं आप लोग इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जानकारी के अभाव में लिया फैसला और जानकारी हासिल करने के बाद लिया गया फैसला आपके भविष्य को तय करते हैं कि आप अपने लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या भविष्य लेके जा रहे हैं। धन्यवाद।